शादी के कुछ सालों बाद ही खो दिया था। तब उसका बेटा रोहन 5 साल का था और बेटी प्रिया 3 साल की थी। पार्वती ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने घरों में चौका बर्तन का काम करके अपने दोनों बच्चों को पाला पोसा। पार्वती चाहती थी कि उसके बच्चों को कभी भी पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। खुद भूखी रहकर वो बच्चों के लिए 2 वक्त का भोजन बनाती थी। पार्वती चाहती थी कि उसके बच्चे उसकी तरह अनपढ़ न रहें, इसलिए उसने जैसे तैसे एक सरकारी स्कूल में दोनों बच्चों का दाखिला करवा दिया। पड़ोस के घर में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने भी भेज देती थी। एक अकेली माँ अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता। रोहन और प्रिया अब बड़े हो गए थे। पार्वती ने दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रोहन एक ऑफिस में 20,000 रुपए माह की नौकरी पर लगा था। पार्वती प्रिया की शादी को लेकर चिंता में थी कि कोई अच्छे घर का लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर देगी। एक दिन पार्वती की चचेरी बहन शांति गांव से मिलने आती है। अरे जीजी, तुम बड़े दिनों बाद आना हुआ। गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं। अपनी दवाई लेने रामपुर आई थी, सोचा तुमसे भी हालचाल पूछ लूं। और रोहन आजकल क्या कर रहा है? और प्रिया की शादी की कोई बात चलाई? कहीं देखा कोई लड़का? रोहन की एक दफ्तर में नौकरी लग गई है, बाकी अभी प्रिया के लिए लड़का ढूंढ रही हूं। जीजी अभी कोई नजर में नहीं है। बाकी जीजी आप ही कोई रिश्ता बता दो मेरी प्रिया के लिए। अरे प्रिया बेटी, शांति जीजी आई हैं, अपनी मौसी के लिए गरम गरम चाय बना ला। नमस्ते मौसी, ये आपकी चाय। नमस्ते बेटी, जीती रहो। मेरी नजर में इसके लिए एक लड़का है तो वैसे अच्छे लोग भी हैं। मेरी ननद की तरफ के ही हैं। लड़का देखने में भी अच्छा है। प्रिया के साथ जोड़ी अच्छी रहेगी। तो फिर जल्दी बात कर लो जीजी, बस मेरी प्रिया की शादी हो जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। शांति रामपुर में ही रहने वाली सुधा के बेटे अजीत से शादी की बात चलाती है। अजीत की मां सुधा को दहेज का लालच होता है। वो चाहती थी कि कोई दहेज वाली लड़की घर में आए। वो शांति से कहती है, रिश्ता तो तय हो जाएगा, पर दहेज में क्या दे सकती है लड़की की माँ? अरे तुम चिंता मत करो सुधा बहन, पार्वती के पास कुछ न कुछ तो इंतजाम होगा ही। और वैसे देखा जाए तो अमीर घर की लड़की कोई तेज स्वभाव की आ गई तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। ये तो सीधी सादी है, जैसे मर्जी अपने इशारों पर नचा लेना। कह तो तुम ठीक रही हो शांति। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का समझो। मैं अजीत और उसके पिता से बात कर लेती हूँ। सारी बातचीत के बाद प्रिया की शादी अजीत के साथ हो जाती है। पार्वती अपनी हैसियत के मुताबिक एक सोने की चेन और एक अंगूठी के साथ कुछ बर्तन और कपड़े वगैरह प्रिया को देती है। थोड़ा दहेज देखकर सुधा का मुंह बन जाता है। प्रिया के पति अजीत और ससुर का तो स्वभाव अच्छा था, पर सुधा प्रिया के कम दहेज लाने की वजह से चिड़चिड़ा व्यवहार रखने लगी। शादी के बाद रोहन प्रिया को घर ले जाने के लिए आता है। नमस्ते आंटी, वो प्रिया को पगफेरे के लिए ले जाने आया हूँ। माँ ने ये कुछ उपहार और मिठाई भेजी है। ये कैसी साड़ी भेजी है? ये तो मैं अपनी नौकरानी को भी ना दूं। और ये मिठाई ऐसा लग रहा है 1 महीने पुरानी बर्फी उठा लाए हो। ऐसे सामान भेजती है तुम्हारी माँ? पहली बार जीजी के घर आए हो, कुछ कैश नहीं भेजा तुम्हारी माँ ने? नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये तो मैं अभी अभी मिष्ठान भंडार हलवाई से ताजी बर्फी बनवा कर लाया हूं। और ये साड़ी तो। प्रिया बात को बीच में काटते हुए रोहन को चुप रहने का इशारा करती है। रोहन तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। प्रिया माँ के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है, तभी सुधा उसके कमरे में आती है। बहू, शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हो ना, तो कम से कम 50,000 रुपए कैश लेकर आना, तभी इस घर में घुसने की इजाजत होगी, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अपने मायके में ही रहना। प्रिया रोने लगती है। वो सुधा से कहती है, माँ जी मेरी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले ही वो शादी के लिए कर्ज ले चुकी है और रोहन अभी तक उस कर्ज की भरपाई कर रहा है। मुझे कुछ नहीं पता,
कहीं से भी लाए तुम्हारी माँ, मुझे बस पैसों से मतलब है। प्रिया रोती हुई माँ के घर चली जाती है। अजीत सुधा और प्रिया की बातें सुन लेता है। उस वक्त उसने माँ को कुछ भी समझाना उचित नहीं समझा। वो उस वक्त इस मुसीबत से निपटने का हल ढूंढना चाहता था। प्रिया, तू जब से आई है ना कुछ खाया ना ही पिया, क्या बात है बेटी? तेरी ससुराल में सब तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? तू खुश तो है ना? माँ सासू माँ ने मुझसे 50,000 रुपए लाने को कहा है। अगर मैं वो रकम नहीं लेकर गई तो वो मुझे ससुराल में नहीं रहने देंगी। आप कहाँ से 50,000 रुपए लाओगी? मैं आपकी और रोहन की जिंदगी पर बोझ बन गई हूँ। शादी के बाद भी मैं आपको अपनी सास के पैसों की मांग को लेकर परेशान कर रही हूँ। रोहन भी कब तक कमा कमा कर मेरी दहेज की मांगों की पूर्ति करेगा? ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही लेंगे। माँ, ये मेरी सैलरी में से 10,000 रुपए बचे हैं। बाकी मैं अपनी बाइक बेच देता हूँ। कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा माँ। नहीं रोहन, तू अपनी बाइक नहीं बेचेगा। मैं क्या करूं भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। कम से कम अपनी माँ और भाई की परेशानियों का कारण तो नहीं बनती। प्रिया, बस इतना विश्वास था तुम्हें मुझ पर, जो आज ये मरने की बातें कर रही हो। और तू रोहन अपनी बाइक बेचने चला था। अरे दामाद जी आप। माँ जी, मैंने सब सुन लिया है। मतलब आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया। मैंने प्रिया के साथ जीवन भर सुख दुख बांटने का वादा किया है। और प्रिया, तुम मेरे से ही इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। मैं जानता हूं मां को दहेज का लालच है और उन्हें सिर्फ वक्त ही बदल सकता है, पर मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं ना। इसलिए जैसा मैं करूं मुझे करने दो। ये लो 50,000 रुपया और मां को पकड़ा देना। अजीत के इस व्यवहार को देखकर प्रिया और पार्वती दोनों रोने लगती हैं। रोहन भी भावुक होकर अजीत के गले लग जाता है। जीजू, आप बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूं ही, तभी तो प्रिया की पसंद हूं। अजीत, आज आपने मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, शायद मेरे अच्छे कर्मों का फल है। अजीत बेटा, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए और तुमने इतना बड़ा एहसान किया है। मेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर सुच्चे मोती दान किए होंगे, तभी भगवान ने आप जैसा हीरा मेरी बेटी की किस्मत में लिखा है। बस माँ जी, अब और तारीफ हजम नहीं होगी। खाना भी तो खाना है। सारा पेट तारीफों से ही भर दोगे माँ तो मेथी के पराठे कैसे खाऊंगा? बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। अजीत दामाद होकर एक बेटे का फर्ज निभाता है। प्रिया 50,000 रुपए सुधा को दे देती है। वो थोड़ी नाक मुंह सिकोड़ कर पैसे रख लेती है। एक दिन प्रिया का ससुर कमलनाथ प्रिया से कहता है, प्रिया बहू, ये 50,000 रुपए अजीत को दे देना। हाँ, ऑफिस जाते हुए बैंक में डलवा देगा, ठीक है? अब याद से बोल देना बेटा। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो वो ये काम कर देगा, ठीक है ना? जी बाबूजी, मैं दे दूंगी। ये तो आते ही पूरे घर पर राज करने लगी है। अब तो अजीत के पापा रुपए भी इसे ही देने लगे हैं। पहले मुझे पकड़ाया करते थे। इसका तो जरूर कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी जगह ले लेगी। प्रिया अजीत के नहाकर आने का इंतजार करके रुपए अलमारी में रखकर चाबी तकिए के नीचे रख देती है और रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर सुधा जल्दी से अलमारी खोलकर 50,000 रुपए में से 10,000 रुपए कम कर देती है। प्रिया अजीत को जाते हुए रुपए पकड़ाती है। अजीत बिना गिने उन रुपयों को लेकर बैंक चला जाता है। वहां जाकर जब अजीत 50,000 जमा करने लगता है तो 10,000 उसमें कम निकलते हैं। वो अपने पिता को फोन करता है। पिताजी, इसमें तो 40,000 रुपए ही हैं। आप तो 50,000 रुपए बोल रहे थे। अब नहीं अजीत, अब मैंने तो गिनकर 50,000 रुपए सुबह ही बहू को पकड़ाए थे। अब ऐसे कैसे हो सकता है? घर आकर कमलनाथ प्रिया से पूछता है। अब प्रिया बहू, अब कहीं इधर उधर तो रुपयों का बैग नहीं रख दिया ना? शायद ध्यान ना आ रहा हो। मैंने इस बैग में 50,000 गिनकर रखे थे। नहीं बाबूजी, मैं तो बस अलमारी में रुपए रखकर रसोई में चली गई थी। उसके बाद मैंने बैग अजीत को दे दिया। हाँ, प्रिया ने मुझे जब बैग दिया तो मैंने रुपए गिने नहीं थे।
बैंक जाकर मैंने रुपए गिने तो पता चला 10,000 रुपए कम है। अब बहू, अब तुम परेशान मत हो, शायद मेरे से ही गिनने में गलती हुई होगी। मुझे तो लगता है ये अपने मायके वालों की मदद करती है, इसलिए इसने फायदा उठाकर नोट गायब कर दिए। वैसे भी दहेज देने के नाम पर शादी में भिखारी बन गए थे कि इनके पास कुछ नहीं है। नहीं बाबूजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा विश्वास कीजिए। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रिया भला ऐसा क्यों करने लगी? और दहेज का लालच आपको है? हे भगवान, इसने तो मेरी औलाद को भी मेरा दुश्मन बना दिया। कैसी बहू आई है, माँ को बेटे से ही अलग कर दिया। अब सुधा, तुम गलत समझ रही हो। अजीत सही कह रहा है। प्रिया बहू भला पैसे क्यों लेगी? घर का ऐसा वातावरण देख प्रिया बहुत दुखी हो जाती है। वो इन सब बातों के लिए खुद को ही दोषी मानती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन सुधा सीढ़ियों से गिर जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डियों में चोट आ जाती है। सुधा उठ भी नहीं पा रही थी, उसे तेज दर्द हो रहा था। प्रिया बिना किसी बात का इंतजार किए एम्बुलेंस को फोन मिलाती है और सुधा को लेकर अस्पताल पहुंचती है। सुधा को एडमिट करवाकर वो अजीत और कमलनाथ को फोन मिलाकर सारी बात बताती है। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। अब डॉक्टर, अब मेरी वाइफ सुधा कैसी है? अब वो ठीक है। रीढ़ की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आया है, इसलिए उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहू इन्हें यहां जल्दी से ले आई, वरना बहुत देर हो सकती थी, जिसकी वजह से शायद सुधा जी उम्र भर खुद के सहारे बैठ भी ना पाती। डॉक्टर, क्या हम मां से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि उन्हें आराम की जरूरत है। प्रिया ने सुधा की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वो सुधा की बहुत सेवा करती। प्रिया की माँ और भाई भी सुधा को देखने आए। सुधा जब प्रिया को अपनी देखभाल करते देखती है, वो मन ही मन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। धीरे धीरे सुधा की सेहत में सुधार आ जाता है। सुधा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर आकर प्रिया जब सुधा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। प्रिया, मेरी बेटी, मेरी बहू, बस और इतनी सेवा मत करो मेरी। मैं इस सेवा के लायक नहीं हूं। मैंने ही उस दिन तुम्हारी अलमारी में से रुपए लिए थे ताकि तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैं एक दहेज लेने वाली लालची औरत हूं। मैं बहुत गलत इंसान हूं, मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। आप मेरी माँ हो, आप मेरे से बड़े हो। मेरे से माफी मत मांगो माँ जी। आपको रोता देख मैं भी रो पड़ूंगी। आपकी तबीयत में अभी सुधार आया है। आप आराम से लेट जाओ माँ जी,